नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी इस्लामाबाद से निकलकर सामने आ रही कि इस्लामाबाद पहुंचे हैं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास आरघाची। और ऐसे में आरघाची के इस्लामाबाद पहुंचते ही ईरान का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई भी सीधी बातचीत। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली थी। ऐसे में अब बड़ा बयान निकलकर सामने आया है कि आमने सामने जो है ये बातचीत नहीं होगी। ईरान का बड़ा बयान है कि ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी सीधी बातचीत। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत फिर से शुरू हो रही है और पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने वाली इस वार्ता के लिए ईरान का डेलीगेशन जो है इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरानी डेलीगेशन विदेश मंत्री जो है अब्बास आरघाची के नेतृत्व में पहुंचा है, जबकि अमेरिकी डेलीगेशन ने इस बार जेडी वैंस नहीं है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरघाची एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जो ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करेंगे। और ये बातचीत भी पाकिस्तान के प्रयासों से ही हो रही है। अधिकारियों ने बताया है कि आरघाची के अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर से मुलाकात करने की उम्मीद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशक डार ने आरघाची के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी डेलीगेशन के साथ फोटो शेयर की है। और इसमें असीम मुनीर और गृह मंत्री जो है मोहसिन नकवी ईरानी नेताओं का स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की कोई भी योजना नहीं है। और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल एक आधिकारिक दौरे के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री अब्बास आरघाची पाकिस्तान के उन नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और जिनका उद्देश्य इस युद्ध को खत्म करना है और जिसे अमेरिका ने तेहरान पर थोपा है। चुके हैं ईरान के जो डेलीगेशन थे। और ऐसे में बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो सीधी बातचीत नहीं होगी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के जो अधिकारी हैं उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट साझा किया है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बातचीत जो है वो सीधी तौर पर नहीं होगी। और इसके साथ ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बातचीत होनी है, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है। और इसको लेकर पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में अमित तिवारी जी हैं, जो कि राजनीतिक जानकार हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अमित जी, एक बार फिर से बातचीत होने का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। जी देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि ईरान क्लियर तौर पे बोल रहा है कि हम अमेरिका से कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय राजनीति है, हम ईरान के पाकिस्तान के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। देखिए, जयशंकर जी ने पहले कहा था कि हम दलाली नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्लियर ये है कि पाकिस्तान जो है वो बीच में कुछ बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसका एंड ऑफ द डे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। आज बातचीत की बात हो रही है और उनके रक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं कि हमने ईरान को ब्लॉक कर दिया है, आने वाले समय में हम अटैक करेंगे उनके ऊपर। तो देखिए, कुल मिला के ईरान को किसी भी हाल में अमेरिका के सामने झुकना ही होगा, क्योंकि हमें तो कोई रिपोर्ट मिल नहीं रही है। हम तो कुछ बता नहीं सकते ईरान के बारे में, ना मीडिया पहुंच सकती है, ना इंटरनेट है, ना कुछ है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये मुद्दा बहुत जल्दी सलटेगा और ईरान और अमेरिका में एक कंप्रोमाइज हो जाएगा, जिसमें अमेरिकी कंपनियों को ईरान की रिफाइनरी का एक्सेस मिलेगा। पश्चिम एशिया से अमेरिका अपने सारे पेश खाली करके चला जाएगा और बाद में जो है वहां पे सत्ता परिवर्तन होगा। ये तीनों होके रहेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और अमेरिका इसको क्लियर करके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, अगर ये बातचीत सीधे तौर पर नहीं होगी तो फिर बातचीत ये कैसे संभव है और युद्ध फिर किस तरीके से रोका जाएगा? नहीं, देखिए, कभी भी बातचीत रुकती नहीं है। वो केवल हमें आपको बताया जाता कि बातचीत नहीं हो रही है। कल तक भी आरघाची साहब ने यही बोला था कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं है, हम तो उससे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन बाद में पता लगा बैक ऑफ द डोर उन्होंने बोला हाँ हमारा एग्रीमेंट हो गया, सीज फायर हो गया है। तो देखिए, राजनीति में वही होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में जेडी वैंस तो वहां पर पहुंचे नहीं है, तो फिर बातचीत संभव कैसे होगी? और अगर बातचीत नहीं करनी थी और ये प्लेटफॉर्म के जरिए ये एक दूसरे को जानकारी साझा करनी थी, तो फिर इस्लामाबाद आने की जरूरत ही नहीं थी।
जी देखिए, वो इसीलिए किया जाता है कि जैसे जिनेवा में अब हर चीज मीडिया पे नहीं कही जा सकती है, बैक डोर बहुत कुछ चलता है जो नहीं बताया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके इतने एहसान है कि आपकी बात काटेंगे भी नहीं, तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो पाकिस्तान की इस बार भी भूमिका जो है बेहद ही अहम मानी जा रही है अमित जी। नहीं, पाकिस्तान से का कोई भूमिका नहीं है, वो अमेरिका का एलाई है और हमेशा से अमेरिका का फेवरेट रहा है। क्योंकि टू बकेट थियरी जो थी रिजर्व करेंसी स्टेटस के लिए, उसमें पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। आपको 98 का इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट याद होगा, अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, जबकि पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया था। बिल्कुल। तो वो कुछ तमाम पुरानी ऐसी हिस्ट्री है जिसमें अमेरिका जो बोलता है पाकिस्तान उसी की तरह उसी को फॉलो करता है। तो पाकिस्तान ने ईरान को बुलाया है और ईरान वहां बातचीत करने के लिए आया है। देखिए, कुछ समय में आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। तो अमित जी, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की पूरी शर्तें जो हैं ईरान मान जाएगा? नहीं, वो अमेरिका जो है वो सारी शर्तें मानेगा और ईरान भी सारी शर्तें मानेगा। दोनों शर्तें मानेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। क्योंकि जो शर्त है वो एक ही है कि ये पश्चिम एशिया से अमेरिका अपना बेस खत्म करेगा और ईरान पे दोबारा अटैक ना हो। तो लेकिन उसके बदले ईरान भी तो सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के ऊपर कोई अटैक ना करे, उसके लिए सत्ता में अमेरिका अपनी भागीदारी तय करेगा। और बाद में अमेरिका का जो शुरू से युद्ध का नीति है कि भाई किसी भी कंट्री का जो रिसोर्सेज होता है उस पर कब्जा करना है, तो ये तीनों शर्तें तो मानी ही जाएंगी। बस इसमें ये लगेगा कि ईरान कहेगा हम जीते हैं और अमेरिका कहेगा हम जीते हैं। अमेरिका ने आज तक कोई युद्ध जीता नहीं है, वो तो जहां जाते हैं मैच क्रिएट करते हैं फिर वापस चले जाते हैं। आप लेटेस्ट अफगानिस्तान का ले लीजिए। ठीक है अमित जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बता दें कि इस्लामाबाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास आरघाची जो है वो पहुंचे हुए हैं और ऐसे में एक बार फिर से बातचीत का दौर जो है शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बातचीत होनी है जो बेहद ही खास मानी जा रही है। और इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है कि ईरान जंग को बताया है दुनिया के लिए बड़ा तोहफा। ईरान में युद्ध दुनिया के लिए एक तोहफा है। बड़ा बयान अमेरिका के रक्षा मंत्री का निकलकर सामने आया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ईरान जंग को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ऐसे में उन्होंने दुनिया को ये बड़ा तोहफा बताया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरानी जहाज़ों की नाकेबंदी जो है तब तक जारी रहेगी जब तक ये जरूरी होगा। उन्होंने कहा है कि ऐसा करना इसीलिए जरूरी है ताकि वैश्विक सुरक्षा के लिए ईरान खतरे को खत्म कर सके। इसके साथ ही पीट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने महज कुछ हफ्तों में ही निर्णायक सैन्य नतीजे दिए हैं। ईरान के पास ऐसा परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी और अधिक मजबूत होती जा रही है और हर उस जहाज को वापस भेज दिया गया है जो अमेरिका के अनुसार तय मानदंडों को पूरा नहीं करता है। अमेरिका रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि ईरान जानता है कि बातचीत की मेज पर साझेदारी से फैसला लेने का मौका उसके पास अभी भी खुला है और उसे बस इतना करना है कि वो किसी परमाणु हथियार को समर्थन या फिर चार्ज ना करे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम यूरोप में निर्भर नहीं है, लेकिन उन्हें स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत हमसे कहीं ज्यादा है और ये लड़ाई हमारी नहीं बल्कि उनकी अधिक है। वहीं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के सेक्टर में हुए संदिग्ध विस्फोट में 6 साल का बच्चा जो है वो घायल हो गया है। उसे तत्काल ही पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है और ये प्राथमिक उपचार के उपरांत बच्चे की जीएससी जम्मू रेफर किया गया है। और इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला विकास उपायुक्त पुंछ अशोक कुमार शर्मा एडीएस ACR पहुंचे हैं और प्रशासन की तरफ से तत्काल सहायता के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। आगे भी हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया गया है और इस अवसर पर जिला विकास उपायुक्त ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर क्रॉसिंग के आगे संदिग्ध विस्फोट हुआ है जिसमें से एक बच्चा घायल हो गया है और इसे उसकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है और हमें इस बात का पता नहीं है कि कहां से वो विस्फोट हुआ। वहीं दूसरे चरण के चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी और राशन घोटाले में जांच जारी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले ही कोलकाता में राशन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच के तहत ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार एजेंसी ने शहर के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी है और ये कार्रवाई कोलकाता, बर्दवान और साथ ही
हावड़ा में स्थित करीब 9 परिसरों में की जा रही है। इसके साथ ये कार्रवाई उस जांच का हिस्सा है जो राशन वितरण प्रणाली के कथित अनियमितताओं और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की गहराई से पड़ताल कर रही है। ईडी की टीम ने अलग अलग जगहों पर दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इससे पहले अभिनेत्री और पूर्व टीएमसी सांसद नुसरत जहां को ईडी ने तलब किया था और इसके बाद से बुधवार को कोलकाता स्थित कार्यालय भी पहुंची थी, जिसके बाद से कोलकाता में ये बड़ी छापेमारी देखने को मिल रही है। वहीं चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन निकलकर सामने आया है। पक्षपात के आरोप में 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। बंगाल चुनाव के दौरान पक्षपात के आरोप। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दूसरे चरण का चुनाव अभी होना बाकी है और ऐसे में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। पक्षपात के आरोप में 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बंगाल चुनाव के दौरान पक्षपात के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान पक्षपात के आरोपी पाए गए पुलिस अफसरों पर गाज गिर गई है। 5 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इनमें से आईपीएस समेत एसडीपीओ और साथ ही प्रभारी निरीक्षक भी शामिल है। इन अधिकारियों के सस्पेंशन के निर्देश भी चुनाव आयोग ने दिए हैं और अब इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इन अधिकारियों पर गंभीर दुर्व्यवहार और पक्षपात करने का आरोप लगा है और इन पर चुनाव आयोग का चाबुक भी चल गया है। चुनाव आयोग ने वोटिंग वाले दिन निष्पक्षता न बरतने और दुर्व्यवहार को लेकर कई अधिकारियों के निलंबन समेत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है और इन 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। और वहीं डायमंड हार्बर की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईशानी पाल को चुनाव जैसे संवेदनशील मामलों में अपने अधीन स्थिरता अधिकारियों की ओर से अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए चेतावनी जारी की गई है। वहीं देश में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच ओडिशा विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा और इस सत्र का मुख्य एजेंडा जो है भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करना है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 17वें विधानसभा के इस सत्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्षी दल बीजेडी और कांग्रेस में शामिल है। हाल ही में लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक के गिर जाने के बाद से बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो गई है। ओडिशा सरकार ने इस सत्र के माध्यम से महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व और उनकी राजनीतिक सशक्तिकरण पर एक औपचारिक मंच प्रदान करने का निर्णय लिया है। सीएम मोहन चरण मांझी ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का आलोचना करते हुए कहा कि केवल एक विधेयक ही नहीं बल्कि हार है, बल्कि देश की माताओं और बहनों के सपने की हत्या हुई है। कांग्रेस और अन्य दल महिलाओं को केवल वोट बैंक समझते हैं, जबकि हमारी सरकार उनकी वास्तविक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मणिपुर के उखरुल जिले में सुबह 2 अलग अलग फायरिंग घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने करीब 11:25 पर 2 शव को बरामद किए हैं। खबरों की माने तो दोनों आर्मी प्रिंट कपड़े में थे और उनके शरीर पर गोली के निशान मिले हैं। दूसरी घटना जो है वो जहां पर 29 साल के एच जामंग नाम के युवक को हमलावरों ने घात लगाकर मार डाला। अधिकारियों ने शव बरामद कर लिया है। कुकी संगठनों ने आरोप लगाया है कि नागा मिलिटेंट्स ने सुबह करीब 5:30 पर उनके गांव पर हमला बोला था। इसमें गांव के कई लोगों को घायल कर दिया गया है और साथ ही इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हमलावरों ने फायरिंग के साथ कई घरों को में भी आग लगा दी है। हालांकि नागा संगठनों ने आरोप लगाया है कि ये पूरे आरोप जो है बेबुनियाद है और दोनों समुदायों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा और इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक समय था जब लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के निर्माण को लेकर संशय में रहते थे और इसे असंभव मानते थे, लेकिन आज वो मंदिर सबके सामने साक्षात खड़ा है। ठीक उसी प्रकार भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः पूरा निश्चित करेंगे और इस यात्रा को कोई भी रोक नहीं सकता है। भगवान मोहन भागवत ने ये बात जो है नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में बनने वाले भारत दुर्गा शक्ति स्थल मंदिर की भूमि पूजन में किया है और इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्वामी अवधेश नंदगिरी महाराज और साथ ही कई दिग्गज जो है वो मौके पर मौजूद रहे। आरएसएस चीफ ने कहा कि देश के भविष्य को लेकर कोई भी संदेह न रखे और साहस और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जिए।
वहीं देश के कई हिस्सों में लू का असर तेज होता जा रहा है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे ज्यादा जो है वो तापमान यानी कि 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस, अमरावती में 44.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान समेत 5 राज्यों में 14 शहरों में पारा जो है 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। यूपी के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में दोपहर 12 से 4 बजे मजदूरों को काम पर रोक दिया गया है। कानपुर में 45 साल के सुनील कुमार की बाइक पर हीट स्ट्रोक से मौत हो गई है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में वार्म नाइट और साथ ही 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के 18 शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। ऐसे में हीट वेव की स्थिति को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सोमवार से राज्य के सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी है। वहीं नर्मदापुरम जिले में स्कूल की छुट्टियां कर दी गई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में हीट वेव चल रहा है और वहीं ऊना की अगर बात करें तो ऊना में 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं आरसीबी और गुजरात टाइंस के बीच आईपीएल 2026 सीजन का 34वां मुकाबला खेला जाएगा और इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइंस को 5 विकेट से हरा दिया है। गुजरात टाइंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली और देवदत्त ने शानदार पारी खेली और इस जीत के साथ ही आरसीबी की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई और अब आरसीबी के 10 अंक हो गए हैं और इसके साथ ही आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को पछाड़ दिया है। गुजरात टाइंस के 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत जो है काफी अच्छी नहीं रही और इस सीजन के पहले मैच खेल रहे जैकब ने सिराज में 14 रन से आउट कर दिया और सिराज की गेंद पर सुंदर ने उनका आसान कैच लपक लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए हैं। विराट ने 44 गेंदों पर 4 छक्के और 8 चौके लगाए हैं। विराट के साथ देवदत्त ने 27 गेंदों में 55 रन बनाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 6 छक्के और 2 चौके लगाए हैं। कोहली और देवदत्त ने महज 26 गेंदों में अर्धशतक साझेदारी की और 9 ओवर में आरसीबी की टीम 100 रन को पार करने में पहुंच गई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।